2026 आने वाला है जैसा कि, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। 2026 थोड़ा सा अनसर्टेनिटी लेके आ रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। और मेरी अपनी इकोनॉमिक एनालिसिस कहती है कि रिसेशन के भी चांसेस पूरे पूरे हो सकते हैं। जो वैश्विक, जो वर्ल्ड ग्लोबल सिचुएशन है इस टाइम, उस पर देख के लग रहा है कि शायद रिसेशन आ सकता है। तो जब ऐसा होता है तो फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है वो थोड़ी सी उसी के अकॉर्डिंग ट्विक की जाती है, बदली जाती है। तो मुझे लग रहा है सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऐसे माहौल में रहती है कि आप मल्टी एसेट इन्वेस्टमेंट करें। मल्टी एसेट इन्वेस्टमेंट से मतलब है कि किसी भी एक एसेट क्लास पर ओवर डिपेंड ना करें। जैसे मैं नाम लेता हूँ कुछ एसेट क्लासेस का जो जनरली लोगों को मालूम है, पर मैं नाम लूँगा तो आपको याद आ जाएगा आपने उसमें किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। शेयर्स है, बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स है, गोल्ड एंड सिल्वर है, रियल एस्टेट है, कुछ लोग पेंटिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मेन जो है म्यूचुअल फंड्स है, ये मेन इन्वेस्टमेंट क्लासेस है। अब मुझे लगता है कि ऐसे माहौल में आपका जो पोर्टफोलियो है वो इन सब एसेट क्लासेस में बटा हुआ होना चाहिए। यानी कि एक ही एसेट क्लास में सारा ना हो। मैंने बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जिन्होंने सारा पैसा अपना म्यूचुअल फंड्स में लगाया हुआ है, किसी ने सारा रियल एस्टेट में लगाया हुआ है, किसी ने सारा का सारा बैंक में ही रखा हुआ है, किसी ने खाली शेयर्स ले रखे हैं। अभी पीछे तो कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने अपना सब कुछ बेच के गोल्ड में लगा दिया, गोल्ड सिल्वर में लगा दिया। मुझे लगता है ये एक स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। वैसे भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक कहावत होती है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। ये बताता है कि आपको अलग अलग एसेट क्लासेस में अपने रिस्क को स्प्रेड करना चाहिए। और ऐसे माहौल में जब ग्लोबल सिचुएशन ऐसी बन रही हो कि कुछ कुछ रिसेशन के आहट आ रही है, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त कुल 2.5% जीडीपी की रफ्तार से बढ़ रही है। इंडियन इकोनॉमी तो बहुत अच्छी जा रही है, पर ग्लोबल इकोनॉमी बहुत कम रेट से बढ़ रही है। और बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं अब जहाँ पर ऑलरेडी रिसेशन दस्तक दे चुका है। उसमें अमेरिका भी है, भले कितना वो स्टॉक मार्केट उनकी ऊपर जा रही है, पर उसमें वहाँ रिसेशन की आहट सुनाई दे रही है। यूरोप के बहुत सारे देश हैं जहाँ पर रिसेशन की आहट सुनाई दे रही है। तो ऐसे में आपका रिस्क स्प्रेड होना चाहिए। आपको इन जो मैंने एसेट क्लासेस नाम लिए, थोड़ा सा बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में रखा, थोड़ा सा आपने म्यूचुअल फंड्स में रखा, थोड़ा सा आपने शेयर्स लिए, थोड़ा सा आपने रियल एस्टेट में रखा, कुछ लिक्विड भी रखा, कुछ प्रेशस मेटल्स में रखा। तो इसको फैला के रखना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ ये जानकारी देना चाहूँगा साथ में कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं इस पॉडकास्ट को देखकर, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह लीजिए। हम लोग यहाँ बैठ के एक एनालिसिस कर रहे हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, एक जनरल व्यू उस पर दिया जा रहा है कि ऐसे माहौल में किस प्रकार से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि प्रेशियस मेटल्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करें, तो क्या आपको लगता है गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस और बढ़ेंगे या फिर एक क्रैश आने की संभावना है इसमें? देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर की अगर हम गोल्ड की बात करें खाली, तो $4,381 तक गया था जी। ये मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ। न्यूयॉर्क में कॉमेक्स है जहाँ से गोल्ड की प्राइस खुलती है। हम लोग 10 ग्राम में नापते हैं, वो लोग इसको आउंस में नापते हैं। करीब 31-32 ग्राम का एक आउंस होता है। वो लोग इसको आउंस में नापते हैं। उसी प्राइस को यहाँ कन्वर्ट करके डॉलर से रुपए में लाया जाता है, रुपए से फिर उसको आउंस से उसको 10 ग्राम में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए मैंने वो बोल दी, क्योंकि यहाँ पर 22 कैरेट की अलग होती है, MCX में अलग होती है, स्पॉट गोल्ड अलग होता है, वगैरह वगैरह। तो मैं वो एक यूनिफाइड प्राइस है, इसलिए मैं उसको बेस लेके चल रहा हूँ। तो $4,381 पर गई। उसके बाद ये करेक्ट होके $3,900 तक भी आ गई। फिर उसके बाद रिकवर करके अभी इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो 4,000 और $4,100 के बीच में आके स्टेबलाइज हो गई है, टिक गई है। इसको हम बेस प्राइस मान रहे हैं, पर अंडरटोन अभी भी बुलिश है। उसकी वजह क्या है कि जिस कारण से प्राइस बढ़ी थी, वो कारण, कुछ एक कारण थोड़े से डाइल्यूट हुए हैं, पर ज़्यादातर कारण अभी बने हुए हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बनी हुई है, रशिया यूक्रेन का वॉर। हम लोग यहाँ पर अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ में इतने मशरूफ़ हो जाते हैं कि हमें पता नहीं लगता दुनिया में क्या हो रहा है। रशिया यूक्रेन का वॉर बहुत एग्रेवेट हो चुका है। और अभी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यूक्रेन को अल्टीमेटम दे दिया है 27 नवंबर का कि आप अपना जो लैंड रशिया ने कब्जा किया उसको सरेंडर कर दीजिए, और सरेंडर करके इस लड़ाई को ख़त्म करिए, वरना आपको रशिया छोड़ेगा नहीं। तो ऐसी भी उन्होंने कह दिया। और एक तरफ ज़ेलेंस्की साहब जो है, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर प्रेशर है कि वो कैसे सॉवरेनिटी अपनी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, एक तिहाई हिस्सा अपनी देश का दे दें किसी को प्रेशर में आके। तो वहाँ पर और भयानक लड़ाई छिड़ चुकी है, और नेटो और रशिया के बीच में भी टेंशन बढ़ गई है। जापान चाइना के बीच में भी कुछ टेंशन बढ़ी हुई है। इधर अमेरिका ने
जो लैटिन अमेरिका के कुछ देश है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इन देशों पर अपने उनकी शिप्स पर अटैक बढ़ा दिए हैं ड्रग्स की वजह से और कारणों से। तो मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अभी बनी हुई है। जियो इकोनॉमिक टेंशन्स की हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टैरिफ का 2 अप्रैल से शुरू किया था, रेसिप्रोकल टैरिफ्स का, वो टैरिफ्स बाकायदा लगे हुए हैं अमेरिका में, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है इस समय, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जीडीपी की बात करें, वहाँ पर $38 ट्रिलियन का उनके ऊपर उधार चढ़ चुका है। तो 30 ट्रिलियन की जीडीपी, 38 ट्रिलियन उधार, मतलब 130% जीडीपी टू डेट रेशियो हम बोलते हैं, बहुत खतरनाक है। कैसे अमेरिका उसको वापस करेगा? वो डॉलर छापता जाता है, और डॉलर छापते जाना, आपने देखा होगा कोविड में भी उन्होंने धड़ाधड़ डॉलर छापे, उसकी वजह से, महंगाई की वजह से वो लोग जूझते रहे, वो स्ट्रगल करते रहे, बहुत बड़ी मुश्किल से महंगाई उनकी काबू में आई, सालों लग गए। जब भारत की महंगाई जल्दी नियंत्रण में आ गई थी, उनको 2-3 साल लग गए इस महंगाई को काबू करने में। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की हालत ख़राब होना, चाइना में भी स्लो डाउन देखा जा रहा है। तो ऐसे माहौल में जो गोल्ड के बढ़ने के कारण है, जब जब अनसर्टेनिटी आती है, जब जब ग्लोबल रिस्क होता है, तब तब गोल्ड चढ़ता है। उसको सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है, यानी कि एक हेज माना जाता है कि जब दुनिया में माहौल अच्छा ना हो तब ये हो। आपने देखा होगा न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात खुलेआम हो रही है। यूएस कह रहा है कि जब बाकी देश न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। उन्होंने करा भी पीछे, ज़्यादा लोगों को पता नहीं लग पाया। वर्ल्ड वॉर 3 ज़्यादा बात करे जाने लगा है। पहले ये शब्द टाबू था, मतलब इसको नाम नहीं लिया जाता था, अब ये ज़्यादा जिक्र होने लग गया है। तो इन सब को देखते हुए वो कारण बने हुए, जियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल दोनों रीजंस बने हुए हैं। कुछ एक रीजंस डाइल्यूट हुए हैं, कुछ एक टैरिफ्स, रशिया, चाइना और अमेरिका के बीच में जो टेंशन हो गई थी ट्रेड की, वो थोड़े हद तक सेटल डाउन हो गई है। उन्होंने 1 साल के लिए रेयर मिनरल्स अपने भेजने के लिए रोक जो लगाई थी वो हटा ली है। अमेरिका ने 10% टैरिफ हटा लिए। एक टेम्परेरी क्विक फिक्स टाइप सोल्यूशन हुआ है। और सबसे बड़ी बात अब है इसमें समझने वाली ये है कि जो सेंट्रल बैंक्स थे दुनिया भर के, उन्होंने बेतहाशा गोल्ड खरीदा है पिछले कुछ सालों में। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट यूएस ट्रेजरी में जो थी उससे हटाकर गोल्ड में लगाई है। ये जो करेक्शन आई $4,381 से लेके $3,900 तक, सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड नहीं बेचा। तो जब तक सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बेचने का संकेत नहीं देते हैं, तब तक मुझे लगता है गोल्ड में ज़्यादा बड़ी करेक्शन नहीं आएगी। और अगर ज़्यादा बड़ी करेक्शन नहीं आती है तो इसका मतलब यह है कि गोल्ड का अंडरटोन अभी बुलिश है। गोल्ड कंसोलिडेट करके, आपने देखा होगा $3,900 गया, वापस 4,000 और $4,100 के बीच में, बल्कि एक हफ्ता पहले तो $4,200 भी चला गया। तो इसलिए अभी अंडरटोन बुलिश है। जब जब नीचे जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं, बैंक्स भी खरीद रहे हैं, बड़े निवेशक भी इसको खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, क्योंकि जो ETFs है उसके पीछे गोल्ड बैकिंग रखनी पड़ती है। वो ETFs भी लगातार अपनी बैकिंग गोल्ड की स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, क्योंकि उसमें जैसे जैसे निवेश आता है आपको अपना गोल्ड रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अंडरटोन गोल्ड की बुलिश है। तो आप अगर इसको कोई भी व्यक्ति, हालांकि अपनी, जैसा मैंने कहा, अपने निवेश सलाहकार से, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछ के करें, पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप इसको 2 से 5 साल तक रखेंगे तो ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। और आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20% गोल्ड होने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके पास है, तो उसमें से 15-20 हज़ार रुपये आप गोल्ड और सिल्वर में रख सकते हैं। सिल्वर की मैं बात करूँ तो सिल्वर का तो इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, और सिल्वर की शॉर्टेज है। सोलर पैनल्स में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में सिल्वर यूज़ होता है। तो एक तरफ जहाँ सोने की इन्वेस्टमेंट की डिमांड है, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। तो सिल्वर का भी साथ साथ चलना लाजमी है, वो भी साथ साथ चल रहा है। तो दोनों प्रेशियस मेटल्स पे मैं एक अच्छा निवेश मानता हूँ। बाकी आप, जिसने हमको जो सुन रहे हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बार बार सलाह ले लें। और सर, जैसे कुछ लोग डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, जो पेटीएम, जो गुल्लक वगैरह ऐप हैं, इन पे इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या इन पे इन्वेस्ट करना सेफ है, या हमें गोल्ड ETF पे बेटर इन्वेस्ट करना? डिजिटल गोल्ड देखिए रेगुलेटेड नहीं है। अभी सेबी ने भी पीछे वार्निंग दी थी कि डिजिटल गोल्ड पर आप जो है, आप सोच समझ के करिए, हमारे कंट्रोल से बाहर है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। इससे बेहतर है कि ETFs में करें। डिजिटल गोल्ड बहुत सारे लोगों ने, बहती गंगा में हाथ धोना होता है, कि बहुत सारे आसान हो जाता है, लोगों ने कर दिया, क्योंकि उसमें आपको डीमैट अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है। पर मुझे लगता है कि वो अनरेगुलेटेड चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब तक तो प्राइस ऊपर जा रही है तब तक ठीक है, पर अगर किसी वजह से प्राइस गिर गई, या वो आपका पैसा लेके भाग गए, किसी प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ नहीं लेते हम, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए सेबी ने वार्निंग दी है कि आप डिजिटल गोल्ड में
हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप अपने अपने उससे अपनी सोच समझ के करिए और कोशिश करिए कि ईटीएफ्स में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली करना भी है तो आप ईटीएफ पे करिए। ईटीएफ एक रजिस्टर्ड एएमसी चलाती है, उसके पीछे गोल्ड की बैकिंग होती है और सेबी का उस पर कंट्रोल होता है, जवाबदेही होती है। डिजिटल गोल्ड पे कोई भी जवाबदेही नहीं है, कल को कुछ हो जाए तो आपका पैसा डूबेगा, वो आपकी अपनी जिम्मेवारी है। एंड सर जैसे गोल्ड के प्राइसेस हर एरिया वाइज ही है, मतलब स्मॉल 50-60 किलोमीटर की एरिया वाइज भी डिफरेंट करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, गोल्ड की जो प्राइस है, जैसा मैंने कहा, जो ओरिजिनेट करती है वो कॉमेक्स से करती है और लंदन बुलियन मार्केट, दो बड़ी दुनिया की मार्केट्स हैं जहाँ से गोल्ड की प्राइस ओरिजिनेट करती है, एमिनेट करती है। तो वहाँ से जब एमिनेट करती है तो यहाँ पर एमसीएक्स में वो गोल्ड ट्रेड किया जाता है, यहाँ पर खुलती है। प्लस स्पॉट गोल्ड, जहाँ सराफा बाजार एसोसिएशन जो है इंडिया की, वो खोलती है, वो बॉम्बे में, दिल्ली में, बाकी शहरों में, इंदौर में, जयपुर में अलग अलग रेट पर खुलता है। उसमें ये भी होता है अबे कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है स्पॉट गोल्ड की, मतलब जो गोल्ड मान लीजिए वो सोर्स किया जा रहा है दिल्ली से या इंपोर्ट किया जा रहा है दिल्ली से। बाय द वे मैं बता दूं आपके जेनजी वेदा के सभी फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स, क्योंकि इंडिया में जितना भी गोल्ड है 99% इंपोर्ट किया जाता है। तो इंपोर्ट करके वो कहाँ लैंड कर रहा है? अगर मान लीजिए दिल्ली में लैंड कर रहा है और ज़्यादा डिमांड मान लीजिए जयपुर से आ रही है, तो जयपुर जब जाएगा तो आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट उसकी लगेगी, तो इसलिए प्राइस फ़र्क हो। जितना दूर अपने सोर्स से जाता जाएगा और जितनी उसको हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी, इसलिए आपको ये फ़र्क दिखाई देता है। 500 रुपये का, 1000 रुपये का, कई दफ़े 1200 रुपये का, 1500 रुपये का भी दिखता है, कई बार 5-5 हज़ार रुपये तक का अंतर मिल जाता है। 5-5 हज़ार का जो फ़र्क है, मुझे लगता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टेबलाइज हो जाता है। पर यदि कोई व्यक्ति सोच रहा है कि इसको हम इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आर्बिट्राज कहते हैं। आर्बिट्राज का मतलब होता है एक जगह से खरीदा, दूसरी जगह बेच दिया। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आइडिया आता है कि भाई हम यहाँ से खरीद के वहाँ बेच दें। मुझे नहीं लगता ये इतना अच्छा आइडिया है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको फिजिकली गोल्ड को कैरी करना पड़ेगा। आपने मान लीजिए कोई बार लिया, कॉइन लिया, कोई पीस ऑफ ज्वेलरी ली, आप उसको यहाँ से मुंबई लेके जाएंगे, यहाँ से जयपुर ले जाएंगे, इंदौर ले जाएंगे, वो कोई समझदारी का काम नहीं लगता, ना तो वो सेफ़ है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि प्राइस जैसे जैसे सेटल होती है, डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है। कभी कभी किसी शहर में शॉर्टेज हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब तक वहाँ पर सप्लाई आ रही है तब तक के लिए महंगा मिलता है। हो सकता है बेचने गए तब तक एक दिन पहले वहाँ सप्लाई आ गई, एकदम से प्राइस नीचे आ जाएगी। तो ये कोई बहुत अच्छा स्टार्टअप आइडिया नहीं है कि आप इसको आर्बिट्राज करें। किसी को कभी फ़ायदा हुआ हो तो मैं उस पर सवाल भी नहीं उठाता, पर इट्स नॉट अ वेरी सस्टेनेबल बिजनेस जिसको हम बोलते हैं। एंड सर जैसे गोल्ड लोग फिजिकल गोल्ड ले लेते हैं, तो लोग जनरली घर पे रखने के बजाय बैंक लॉकर में रख देते हैं जाके, तो बैंक लॉकर में रखना सेफ है या अपने घर में रखना चाहिए उन्हें? देखिए, बैंक लॉकर वैसे तो सिक्योर्ड होता है, उस पर बहुत बड़ा आपने देखा होगा लोहे का दरवाज़ा होता है और बड़े भारी भरकम उसके लॉक लगे होते हैं। बैंक के ऑफिसर्स की निगरानी में होता है, उसकी एक चाबी आपके पास होती है, एक चाबी उनके पास होती है। पर आपको लॉ पता होना चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स ये कहते हैं कि आप जितना लॉकर रेंट देते हैं, मान लीजिए आपका लॉकर रेंट साल का 1500 रुपये है, तो उससे 100 गुना उसका इंश्योरेंस होता है। तो 1500 का आपका लॉकर रेंट है, तो 1.5 लाख तक का जो सामान लॉकर में रखा है वो तो इंश्योर्ड रहेगा। अगर कल को भगवान ना करे कुछ हो जाता है, कोई डैमेज हो जाती है, बहुत सारे लॉकर सुनने में आए ऐसे किस्से, कई बार टूटे हुए भी मिले, लोग गए कुछ महीने बाद, साल बाद, तो उसके लिए बैंक उतना ही जिम्मेवार होगा जितना आपका लॉकर रेंट का 100 गुना है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बैंक लॉकर पर बहुत ज़्यादा सामान रखना चाहिए। कैश तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। सारे लोग कैश भी रखते हैं, बैंक के रूल्स के हिसाब से आप कैश लॉकर में नहीं रख सकते। ज्वेलरी के आइटम थोड़े बहुत हैं, आप शादी में जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको लगता है घर आपका सेफ नहीं है, आप लॉकर का इस्तेमाल करिए। पर बैंक के लॉकर का इस्तेमाल अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। तो बैंक का लॉकर सेफ नहीं है, इसीलिए अब है ईटीएफ्स ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं गोल्ड सिल्वर। ईटीएफ्स होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, तरह से म्यूचुअल फंड होते हैं। उसमें आपका डीमैट अकाउंट में पड़ा रहता है, वो सेफ़ है, आपका पासवर्ड है, आपका आईडी है, और उसको एक डिपॉजिटरी हैंडल करती है, म्यूचुअल फंड की निगरानी में रहता है, सेबी का रेगुलेटेड है। तो मुझे लगता है ईटीएफ्स इसीलिए पॉपुलर हो रहे हैं। बाकी आपके पास अगर घर पर सुरक्षित जगह रखने की, तो बार्स, कॉइन्स, ज्वेलरी लोग रखते हैं। जितना आपको लगता है आप कंफर्टेबल हैं रखने में, आप उतना कर सकते हैं, पर आई थिंक ईटीएफ्स इज़ अ बेटर ऑप्शन।